हेलो एवरीवन। तो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक चल रहे थे हमारे। उसी टॉपिक में हम 2-3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और दिस इज़ द 4th वन। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के सीरीज़ में हमने अब तक जो किया था, हम राइट ऑफ फ्रीडम जो था हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो उसके हमने आर्टिकल 20 तक अब तक स्टडी कर लिया। बहुत इम्पॉर्टेंट थे अब तक जो हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे। सो नेक्स्ट हम उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21A, जिसको बोला जाता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये जो आर्टिकल था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फंडामेंटल राइट था, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है बिकॉज ये आता है आर्टिकल 21A में। तो किसी भी आर्टिकल के आगे जैसे सब आर्टिकल्स हो, जैसे A, B, C, तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने नए आर्टिकल्स ऐड किए तो उस समय हमने ये चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तब आता है आर्टिकल 21A, यहाँ पे है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो क्या है ये राइट? ये इसका मतलब है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन भी देनी है और साथ ही साथ कंपल्सरी एजुकेशन भी देनी है। मतलब ज़रूरी है कि देनी है। किसको देनी है? उन बच्चों को जो कि कितने एज ग्रुप के बीच में आते हैं, 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बीच में आते हैं। सो इसका मतलब वो बच्चे जो 6 से लेके 14 के एज ग्रुप में आते हैं उनको स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ऐसा लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 21A में। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था। तब इसको ऐड कब किया गया? इसको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्या किया गया? उससे पहले एक आर्टिकल होता था 45 ऑफ द पार्ट 4th DPSP। अगर आपको पता हो तो पार्ट 4th में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। DPSP बेसिकली क्या होते हैं? सिर्फ एक डायरेक्शंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट को दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि अगर आपको स्टेट पे रूल करना है तो आप किस तरीके से रूल कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। बहुत सारी प्रोविजंस DPSP में दी होती हैं। सरकार उसमें से कुछ प्रोविजंस अपने बिहाफ पे लागू करवाती हैं, इन्फोर्स करवाती हैं और कुछ नहीं करवाती। तो जो चीज़ें DPSP में लिखी होती हैं, अब DPSP में वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत कुछ लिखा होता है। पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी आए, वाटर की सप्लाई आए, पंचायत हो, ये वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अब सब कुछ तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती, ठीक है। तो अब जो DPSP में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखोगे कि DPSP में तो ये चीज़ लिखी हुई है कि सारा दिन पानी आना चाहिए, हमारे तो सारा दिन पानी आता नहीं है, वाटर की सप्लाई नहीं है, तो मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ। तो कोर्ट बोलेगा कि ये DPSP है, ये सिर्फ एक डायरेक्शंस हैं जो कि सरकार को दिए हुए हैं कि आपको अगर अच्छी स्टेट बनानी है तो आप ये काम करिए। अगर वो स्टेट आपका काम नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट आपका काम नहीं कर रही, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वहाँ पे आप सरकार कुछ नहीं, वहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आप अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छे से DPSP को फॉलो नहीं कर पा रही, आपके लिए आपकी स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं बना पा रही, तो 5 साल बाद नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे, तब आप उस गवर्नमेंट को मत इलेक्ट करना। सो इसका मतलब जो DPSP होते हैं वो डायरेक्शंस होते हैं, वो जस्टिसिएबल नहीं होते कोर्ट में। अगर आपकी सरकार DPSP लागू नहीं करवाती तो आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं मानेगा उस बात को। तो हमारा एक आर्टिकल था 45 जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो स्टेट है वो कभी ना कभी क्या करे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे 14 साल के बच्चों के लिए, ऐसा लिखा हुआ था। तो तब हमारी स्टेट के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतने बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद सरकार के पास इतने फाइनेंशियल पैसे, इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे कि वो अपने सिटीजन्स को या अपने जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो DPSP का 45 आर्टिकल था
उसको किस में चेंज कर दिया, 21A में चेंज कर दिया। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट बना दिया। जो पहले सरकार के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, अब वो सरकार के लिए कंपल्जन है, सरकार को वो काम करना ही करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये डीपीएसपी नहीं है, अब ये फंडामेंटल राइट है। पहले आप नहीं करते थे तो सिटीजन कुछ नहीं कर सकता था, बट अगर आप अब एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो सिटीजन कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226। तो इसका मतलब जो 45 आर्टिकल था अब उसका क्या बना दिया गया, 21A। अब डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, अब आपको फ्री एजुकेशन देनी ही पड़ेगी। तो मैम क्या जो 45 आर्टिकल था डीपीएसपी का वो खाली हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है? तो अब उसमें नई प्रोविजन ऐड कर दी थी। उसी समय क्या ऐड कर दी थी कि अब स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एजुकेशन। तो वो बोला कि आने वाले कुछ समय में जब सरकार के पास और पैसा आ जाएगा या सरकार और अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे अब बच्चों को, यानी 6 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे। अब आर्टिकल 45 में ये है। सो आने वाले समय में हो सकता है कि इसको दोबारा से कोई ना कोई फंडामेंटल राइट बना दिया जाए और यहाँ पर कुछ और ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया था आर्टिकल 51A के अंडर। वो क्या थी कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। तो देखिए सरकार तो फ्री एजुकेशन दे रही है, ठीक है, सरकार कंपल्सरी एजुकेशन भी दे रही है। अगर सिटीजन होने के नाते आप ही इतने अवेयर नहीं हो तो उसका फायदा ही क्या। तो इसलिए ये एक फंडामेंटल राइट भी है, सरकार के ऊपर भी कंपल्शन है कि आपको फ्री एजुकेशन देनी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि जो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है आप अपने बच्चों को वो फ्री एजुकेशन दिलवाएं। सो इसका मतलब जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ तो 51 ने एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया, उसके साथ साथ आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि पुराना सब्जेक्ट मैटर अब आर्टिकल 21A में आ गया। सो आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ। कोई भी ऐसे जो स्क्रीन होती है, कोई भी हम कंप्लीट करते हैं इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 22 राइट ऑफ फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। सो यहां पर क्या आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसका क्या मतलब है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 था वो पर्सन जो कि एक्यूज्ड हुआ है किसी क्राइम के लिए, यानी ऐसा लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है, एक्यूज्ड है वो। आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, अरेस्ट और डिटेंशन की। जो लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं या जो लोग डिटेन हो चुके हैं उनके कौन कौन से राइट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अब दो चीजें आती हैं, अरेस्ट और डिटेंशन में दो चीजें आती हैं। जो सबसे फर्स्ट आती है वो आती है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरी आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन के पर्सन ने ऑलरेडी कोई ना कोई जो क्राइम है वो कमिट कर दिया है, ऑलरेडी इस पर्सन ने कोई ना कोई क्राइम है जो वो कमिट कर दिया है, तो इसकी अरेस्ट है जो वो हो चुकी है। तो ऐसा पर्सन जिसने कोई ना कोई क्राइम कमिट कर दिया है और उसकी जो अरेस्ट है वो हो चुकी है,
तो उस व्यक्ति के पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ना कोई क्राइम कमिट कर दिया और वो अरेस्ट हो चुका है। देखिए, जो आर्टिकल 22 आता है वो आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। दो तरह की अरेस्ट होती है, एक प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव। एक तो क्राइम होने के बाद अरेस्ट किया जाता है, एक क्राइम होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, डाउट के आधार पर, सस्पिशन के आधार पर, शक के आधार पर। तो पहला हम बात कर रहे हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की। वो व्यक्ति जिसने क्राइम कमिट किया है, वो प्रूफ हो चुका है, तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। सबसे पहला उसका जो राइट होता है, ही शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स, कि कौन से ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया, उसकी क्या गलती है जिसके बिहाफ पर उसको अरेस्ट किया गया है, वो उसको इन्फॉर्म करना मस्ट है। ऐसे नहीं है कि आप जाओ किसी भी व्यक्ति को उठा लो और उसको जेल में डाल दो। वो व्यक्ति को बताना ज़रूरी है कि तुम्हें जेल में डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा, राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर। कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर। तो अब आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसने कोई क्राइम कमिट किया, आपने उसको बता दिया कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो और उसको अरेस्ट कर दिया। अब उसके पास ये राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है लीगल प्रैक्टिशनर को, अपने किसी लॉयर को वो हायर कर सकता है, ये भी उसके पास राइट है। थर्ड उसका क्या राइट है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द, किसके आगे उसको प्रोड्यूस करना है, बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट विद इन कितने समय के बीच बीच में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, 24 घंटे के बीच बीच में, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, इंक्लूडिंग जर्नी टाइम। ऐसे नहीं है कि आप जर्नी टाइम अलग से ले रहे हो। अगर आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये क्या है, उस व्यक्ति का राइट है जो अरेस्ट। मैंने कोई क्राइम किया, मैं अरेस्ट हो गई, ठीक है, तो मेरे पास ये राइट्स हैं। आर्टिकल 22 मुझे ये राइट देता है। मैं प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट हुई हूँ क्योंकि मैंने क्राइम किया, मैं इसलिए अरेस्ट हुई। ठीक है, तो मेरे पास क्राइम करने के बाद भी कुछ राइट्स हैं जो मुझे आर्टिकल 22 देता है। क्या देता है कि मुझे बताया जाएगा कि मैंने गलती क्या की है, मुझे एक लॉयर दिया जाएगा, मैं हायर कर सकती हूँ अपना लॉयर, लीगल प्रैक्टिशनर। मुझे 24 आवर्स के आगे के बीच बीच में क्या होना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। और उसके बाद मेरे पास राइट है टू बी रिलीज्ड, टू बी रिलीज्ड विद इन 24 आवर्स अनलेस right to be released within 24 hours unless magistrate authorizes further detention। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने मुझे आगे वाली कोई भी डिटेंशन नहीं दी तो मतलब अगर मैजिस्ट्रेट ने मेरी सज़ा को माफ़ कर दिया और ऐसे बोल दिया कि अब इस व्यक्ति को और डिटेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे 24 आवर्स के बीच बीच में रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या क्या राइट्स होते हैं एक पर्सन जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट हुआ है, क्राइम होने के बाद अरेस्ट हुआ है, उसको बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट हुआ। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर, वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकता है। देन प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। देन टू बी रिलीज विद इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के बाद उसके जो लीगल प्रैक्टिशनर है उसने बोल दिया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है डिटेंशन की, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो राइट्स हैं बेसिकली ये किसको मिलते हैं, ये जो राइट्स हैं ये सिटीजन्स को मिलते हैं।
सिटीजन्स को मिलते हैं। जो एनिमी एलियन है उसको ये राइट नहीं दिया जाता। जैसे हमारा एनिमी एलियन है, कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आ जाए, उसने कोई क्राइम किया, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, तो उसको हम ये वाले राइट्स नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसको 24 घंटे के बाद रिलीज़ किया जाए। तो ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेंगे, जो भारतीय नागरिक अरेस्ट हुआ है। एनिमी एलियन को ये राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, ये राइट आपको कब नहीं मिलेंगे, जब मान लीजिए सिविल कोर्ट ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि आपकी ये गलती है, आपको अब अरेस्ट होना पड़ेगा। गलती प्रूव हो गई, अब तो सज़ा मिल गई, अब उसने क्या ही करना है लॉयर को हायर करके, अब उसने क्या ही उसको बार बार 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जब उसको सिविल कोर्ट ने सज़ा दे दी तब तो अब वो जेल में ही जाएगा, ठीक है, अब तो उसकी अरेस्ट हो गई। जब उसको कोर्ट ने सज़ा दे दी तब तो वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया ना, अब तो उसको इस राइट्स की ज़रूरत नहीं है। अब तो उसको नहीं बताना पड़ेगा कि तुमने क्या गलती की, कोर्ट ने बता ही दिया। अब तो उसको लॉयर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उसको सज़ा हो ही गई। तो ये राइट्स जब सिविल कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तब भी ये राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपने इनकम टैक्स के बीच में कोई भी हेरा फेरी की है, इनकम टैक्स नहीं भरा, तब भी आपको ये वाले जो राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये राइट्स सिर्फ किसको मिलते हैं, सिटीजन को मिलते हैं, एनिमी एलियन को नहीं मिलते। सिविल कोर्ट ने फैसला दे दिया तब नहीं मिलता, इनकम टैक्स की हेरा फेरी की है तब नहीं मिलते, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होती है सस्पिशन के आधार पर, जब किसी व्यक्ति के ऊपर डाउट हो, सस्पिशन हो कि ये आगे जाके कुछ गलत कर सकता है या इसने पहले ऐसा क्राइम किया हुआ है, बाद में भी कर सकता है, तो उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या उसके पास भी कोई राइट्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। क्या मैम सेम राइट्स होते हैं? नहीं, सेम राइट्स नहीं होते, अलग राइट्स होते हैं। क्या क्या इसके पास राइट होते हैं? उसके पास राइट्स होता है कि इसको कितने समय तक मैक्सिमम डिटेंशन में रखा जा सकता है। उसको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक डिटेंशन में रखा जा सकता है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा भी उस व्यक्ति पर शक है और आप नहीं उसको छोड़ना चाहते, तो एक एडवाइजरी बॉडी बैठेगी। वो एडवाइजरी बॉडी में कौन होंगे? हाई कोर्ट के जजेस होंगे। तो हाई कोर्ट के जजेस की एक एडवाइजरी बॉडी बैठेगी और वो बताएगी कि ये जो व्यक्ति आपने शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, इसको 3 महीने तो हो चुके हैं डिटेन हुए हुए। क्या आप इसको अगर आगे डिटेन करना चाहते हो तो वो जो एडवाइजरी बॉडी होगी हाई कोर्ट जजेस की, वो बताएगी क्या इसको आगे भी आपको डिटेन करना चाहिए क्या नहीं, या नहीं करना चाहिए। तो एडवाइजरी बॉडी होगी, वो एडवाइस करेगी किसके ऊपर? किसके ऊपर एडवाइस करेगी? कौन सी डिटेंशन के ऊपर एडवाइस करेगी? एक्सटेंडेड डिटेंशन। 3 मंथ के बाद क्या उसकी डिटेंशन को आपको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है और 1-2 महीने उसको डिटेन करके रखना है? तो कौन बताएगा? वो एडवाइजरी बॉडी बताएगी, हाई कोर्ट के जजेस की बॉडी बताएगी। अदरवाइज उसकी डिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ की होगी, उसके बाद नहीं होगी। देन ग्राउंड्स शुड बी कम्युनिकेटेड। किस बिहाफ पर उसके ऊपर हमें शक है, ठीक है, किस बिहाफ पर हमने उसको उठा लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, किस बिहाफ पर हमें उसके ऊपर डाउट है, सस्पिशन है, वो भी हमें उसे बताना पड़ेगा। देन जो डेट्यूनी होगा उसको क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डेट्यूनी जो होगा उसको क्या किया जाएगा? अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन। उसके डिटेंशन के अगेंस्ट अगर कुछ रिप्रेजेंट करना है, किसी को रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो वो व्यक्ति भी उसके अगेंस्ट उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकता है।
तो इसका मतलब ये जो राइट्स होंगे ये किसको दिए जाएंगे, ये राइट्स दिए जाएंगे उस व्यक्ति को जिसको कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसकी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है, क्राइम होने से पहले ही उसको उठा लिया गया। ठीक है, तो इसके भी कुछ राइट्स होते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा करना है तो एडवाइजरी बॉडी बताएगी। देन ग्राउंड शुड बी कम्युनिकेटेड, उसको बताना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया है। अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन, तो उसकी डिटेंशन के अगेंस्ट अगर वो चाहे तो किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, कोई इसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, एज अ लॉयर की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, एडवाइजरी बॉडी, यहाँ पे पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल आता है। पार्लियामेंट ये टाइम को स्पेसिफाई कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की डिटेंशन कितने समय तक होगी, ये भी पार्लियामेंट बता सकती है। तो पार्लियामेंट का यहाँ पर रोल काफ़ी बड़ा आता है, क्योंकि पार्लियामेंट बता सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम की आप कितने समय तक उस व्यक्ति को अरेस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, देन ये बता सकती है कि कौन से ग्राउंड पर जो एडवाइजरी बॉडी है वो क्या कर सकती है, उसकी डिटेंशन को एक्सटेंड कर सकती है। कौन कौन से ग्राउंड्स पर जो एडवाइजरी बॉडी है उसकी डिटेंशन को 3 महीने से बढ़ाकर 4-5 महीने कर सकती है। तो ये जो सब काम होते हैं ये पार्लियामेंट करती है, इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल आता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो बेसिकली मेजर है वो ज़्यादातर इंडिया में ही फॉलो होता है। बाकी और कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, इवन कि अमेरिका में भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। इंडिया में हम इसको यूज़ करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना। अब क्या था हमारा आर्टिकल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है, उसको कौन कौन से राइट मिलते हैं, चाहे वो व्यक्ति क्राइम करने के बाद डिटेन हुआ है, प्यूनिटिव डिटेंशन, चाहे वो क्राइम करने से पहले डिटेन हुआ शक के आधार पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो उनको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, इसको ये वाले राइट्स मिलते हैं और इसको ये वाले राइट्स मिलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये किसके ऊपर भी होता है, ये सिटीजन्स के ऊपर भी लागू होता है एंड एलियंस के ऊपर भी लागू होता है। एलियंस का मतलब एलियंस का मतलब जो बाकी फॉरेन दूसरे स्टेट्स के जो सिटीजन्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिटीजन्स के लिए भी होता है और एलियंस के लिए भी, और जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो ज़्यादातर सिटीजन्स के लिए ही होता है, एनिमी एलियंस के लिए नहीं होता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसके साथ साथ हमारा राइट टू फ्रीडम भी खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये कहाँ से आता है, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये है हमारा 3rd फंडामेंटल राइट। Fundamental right 1 and fundamental right 2 was most important rights, very important from the exam perspective view, from the exam perspective, I'm sorry. So now this is the 3rd one, this is the right against exploitation. इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। सो आर्टिकल 23 क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यानी ये बेसिकली क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ये जो आर्टिकल है ये बात करता है।
ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23। ये किसके अगेंस्ट बात करता है? ये बात करता है ह्यूमन की ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। ठीक है, अब कौन से ह्यूमंस आते हैं इसमें? चाहे सिटीजन्स हो या फिर फॉरेनर्स हो, किसी की भी ट्रैफिकिंग हम भारत देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट भी होता है। स्टेट भी किसी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकती, और इसके साथ साथ प्राइवेट पर्सन जो है वो भी किसी की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। मैम, ट्रैफिकिंग होती क्या है ह्यूमन बीइंग की? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स को सेलिंग और बाइंग, ह्यूमन बीइंग्स को बेचना और खरीदना। ठीक है, बेच के खरीद के आप क्या करते हो? उनसे बेगर बनाते हो, उनको अपना काम करवाते हो, उनसे मंगवाते, मतलब आप उनको बेगर बना देते हो। ठीक है, भिखारी बना देते हो। देन उससे आप क्या करते हो? अर्न करते हो। तो ये बहुत लोग करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग करना ह्यूमन बीइंग्स की, जिसका बेसिकली क्या मतलब होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स को खरीदना और बेचना। उसके साथ साथ दूसरी बात आती है प्रोस्टिट्यूशन। धक्के से आप किसी गर्ल्स को उठाकर और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते हो, तो उसका भी क्या मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? उस इंसान की ट्रैफिकिंग कर रहे हो, उस इंसान की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तीसरी बात आती है किसी से फोर्सफुली स्लेवरी करवाना। ठीक है, वही बात हो गई, एक तरह का बेगर ही हो गया या स्लेव हो गया। स्लेवरी करवाना, आपने किसी व्यक्ति को खरीद लिया और फोर्सफुली क्या कर रहे हो? उसको आपने स्लेव बनाकर रखा हुआ है, नौकर बनाकर रखा, तो वो भी क्या कर रहे हो? आप उस व्यक्ति की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, उसकी ट्रैफिकिंग कर रहे हो। तो ऐसे अगर आप कुछ भी करते हो तो वो क्या करता है? वॉयलेटिव होता है आर्टिकल 23 का। तो इसका मतलब आप आर्टिकल 23 की उल्लंघना कर रहे हो, आप फंडामेंटल राइट की उल्लंघना कर रहे हो, तो आप सीधा कहाँ पर जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जाएगा। तो इसका मतलब आप ना तो ह्यूमंस को खरीदना और बेचना, ना धक्के से प्रोस्टिट्यूशन करवाना, ना फोर्सफुली स्लेवरी करवानी, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रैफिकिंग करना ह्यूमन बीइंग्स की प्रोहिबिटेड है, आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है फोर्स लेबर। मेरी एक एक वर्ड, एक एक बात बड़े ही ध्यान से सुनिए और अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। ये तो एक बेसिक चीज़ होती है, बट अगर आप सिंपल लैंग्वेज में भी वो सभी चीज़ें लिखते जाएंगे तो क्या होगा? आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे। ठीक है, अब फोर्स्ड लेबर क्या होता है? एक तो फोर्सिबली आप फिजिकली उस व्यक्ति को धक्के से उससे लेबर करवा रहे हैं, कि आप लेबर करोगे ही करोगे और बदले में उसको आप पैसे भी नहीं दे रहे या दे भी रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप फोर्सफुली उससे लेबर करवा रहे हो अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होती है? आप फोर्सफुली उससे करवा नहीं रहे धक्के से, ठीक है, फिजिकली नहीं करवा रहे, बट एक्चुअल में आप करवा रहे हो। वो कैसे? कोई व्यक्ति है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको वो काम करना ही करना है, उसको लेबर करनी है, और उस जो एम्प्लॉयर है उसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति को पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, उसको ये काम चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करता है? उसको जितनी मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट की है कि आपको दिहाड़ी का इतने रुपीस तो देना ही देना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसको मिनिमम वेजेस से भी कम पैसे देता है। कम पैसे क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि उसको तो काम करना ही करना है, उसकी तो मजबूरी है, तो वो तो कम में भी कर लेगा। तो वो भी क्या हो रहा है? वो भी किस में आएगा? वो भी फोर्स्ड लेबर में ही आएगा। यानी आप क्या कर रहे हो? उसकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देखकर, ठीक है, आप उसके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देखकर कि ये व्यक्ति को काम की ज़रूरत है और मैं अगर इसको मिनिमम वेजेस से भी कम पैसे दूंगा तब भी ये काम कर लेगा, तो तब भी आप क्या कर रहे हो? तब भी आप उसकी एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे हो, तब भी आप उससे फोर्स्ड लेबर ही करवा रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि अगर उस व्यक्ति के पास पैसा होता तो वो आपके पास काम ना करता, क्योंकि आप उसको पूरे पैसे नहीं दे रहे। वो आपके पास काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आप फोर्सफुली उससे काम करवा रहे हैं, फिजिकली नहीं, उसकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस का फायदा उठाकर। तो वो भी किस में आएगा? वो भी फोर्स्ड लेबर में ही आता है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप फोर्स्ड लेबर करवाते हो, अगर आप ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग करते हो, सेलिंग बाइंग करते हो,
फोर्सफुली आप उनका क्या करते हो, प्रॉस्टिट्यूशन करवाते हो, ठीक है। सो वो सब किस में आती हैं, दैट आर वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 23। फाइन। सो नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 24। इसी के अंडर हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि जो बच्चे होते हैं बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, वो बच्चे जो 14 साल के कम की उम्र के होते हैं, उनको कोई भी हजार्डस एक्टिविटी, कोई फैक्ट्री या कोई भी माइन में काम करने से प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। यानी 14 साल से कम का बच्चा किसी भी माइनिंग एक्टिविटी में या किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी में या हजार्डस एक्टिविटी में जाकर काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी 14 साल से कम के बच्चे को ऐसा काम करवा रहे हो तो आप आर्टिकल 24 की उल्लंघना कर रहे हो, तो आप के ऊपर केस चलेगा, ठीक है। तो क्या बच्चे हार्मलेस एक्टिविटीज करने के लिए अलाउड है? तो बिल्कुल, आर्टिकल 24 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 24 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी हजार्डस काम करता है, हजार्डस एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो 14 साल का बच्चा कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा, ऐसा काम नहीं करेगा। 14 साल से कम का बच्चा और कोई भी काम कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। बट क्या हुआ था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2006 में ये बोल दिया था कि जो बच्चा होगा 14 साल से कम वाला, आर्टिकल 24 तो बोलता है कि 14 साल से कम का बच्चा कोई हजार्डस एक्टिविटी नहीं करेगा और कोई काम कर सकता है, बट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 14 साल से कम का बच्चा कोई डोमेस्टिक वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी ढाबे पे काम भी नहीं करेगा, वो किसी रेस्टोरेंट में काम भी नहीं करेगा, ठीक है। वो कहीं पे भी कोई काम नहीं करेगा। 14 साल का बच्चा चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम का बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं करेगा। तो इसका मतलब आर्टिकल 24 बोलता है कि जो 14 साल से कम का बच्चा है वो कोई हजार्डस एक्टिविटी नहीं करेगा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एक्टिविटी। बट 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि 14 साल से कम का बच्चा डोमेस्टिक वर्क भी नहीं करेगा, ढाबास, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर भी कोई भी काम नहीं करेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा 4th फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आता है हमारा 4th फंडामेंटल राइट। सो इसमें हम आर्टिकल्स करते हैं 25 से लेकर 28 तक, 4 आर्टिकल्स। सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू कॉन्साइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। तो इसका मतलब अब क्या होता है, राइट टू कंसाइज, राइट टू कंसाइज, इनर फ्रीडम टू कनेक्ट टू वंस गॉड। आप अपने अंदर अपने भगवान को किस तरह से मानते हैं, किस तरह से आप अपने अंदर को अपने भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल राइट है। कोई भी व्यक्ति उस चीज में आपसे बहस नहीं करेगा, इंटरफेयर उस चीज में नहीं करेगा। सो आपका कंसाइज आपके भगवान को किस तरीके से मानता है, आपका कंसाइज आपके भगवान को आपसे किस तरीके से कनेक्ट करता है, वो आपका इंटरनल फ्रीडम है, इनर फ्रीडम है।
कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यू हैव द राइट टू कंसाइज, आई हैव द राइट टू कंसाइज एनी फ्रीडम। मुझे किस गुरु से, किस भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है, वो मेरा राइट है। कोई व्यक्ति मुझे फोर्सफुली आके नहीं बताएगा कि आप उस भगवान से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये राइट टू कंसाइज, राइट टू प्रोफेस। मैं अपनी, प्रोफेस का क्या मतलब होता है, प्रोफेस, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोफेस, मैं अपने रिलीजन के बारे में मानती हूँ, जो मेरी बिलीव्स हैं, जो मेरा फेथ है, वो मैं एक्सप्रेस करूँगी, आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा राइट है, आप मुझे उस चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, ठीक है। मुझे क्या मानना है, मेरा कंसाइज, दैट इज़ माई राइट। राइट टू प्रोफेस, जो मैं बिलीव करती हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं, जो मेरे फेथ है, वो मैं एक्सप्रेस करूँगी, दैट इज़ माई राइट। यू कांट स्टॉप मी, आप मुझे नहीं बोल सकते कि आप इस रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, क्यों, ये मेरा राइट है। राइट टू प्रैक्टिस, मैं जिस रिलीजन को मानती हूँ, मैं कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हूँ उसके लिए, ठीक है। अगर मैं किसी भगवान को मानती हूँ तो मैं उसकी पूजा कर सकती हूँ, यू कांट स्टॉप एनीवन, ये उसका राइट है, ठीक है। अगर मैं सिख हूँ तो मैं गुरबानी पढ़ सकती हूँ, तो उसका क्या मतलब है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपना रिलीजन, वो मेरा राइट है, कोई मुझे आके उसके लिए रोक नहीं सकता। प्रोपेगेट, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ, ठीक है। आप हिंदू धर्म से हो, आप उसका प्रचार करो, आप मुस्लिम धर्म से आप उसका प्रचार करो, आप सिख धर्म से हो, आप उसका प्रचार करो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ ठीक है, प्रोपेगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की कन्वर्जन कर दो, तब्दीली कर दो एक धर्म से दूसरे धर्म में। आप फोर्सफुली एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फिर तो इसकी वायलेशन हो गई कंसाइज की। मेरे पास कंसाइज है, मेरा जो इनर फ्रीडम है वो मुझे एक भगवान से कनेक्ट कर रहा है। आप अगर मुझे फोर्सफुली किसी दूसरे भगवान से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, मेरा फ्रीडम ऑफ कंसाइज जो है उसकी वायलेशन होगी, राइट टू कंसाइज की वायलेशन होगी। तो इसका मतलब मेरे पास राइट टू कंसाइज है, मैं किसी से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, प्रोफेस में अपनी बिलीफ शेयर कर सकती हूँ, प्रैक्टिस मैं अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हूँ, प्रोपेगेट मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकती हूँ, ठीक है, एनी रिलीजन, बट मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकती एक धर्म से दूसरे धर्म में। तो ये कौन बोलता है, ये मुझे देता है राइट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 मुझे ये राइट देता है, ठीक है। आर्टिकल 25 में एक बात ये भी लिखी हुई है कि ओके, सो आर्टिकल 25 में मुझे ये भी बात एक लिखी हुई है कि वेयरिंग एंड कैरिंग किरपान्स ठीक है। जो किरपान होती है, अगर आपको पता हो तो जो सिख रिलीजन होता है वहां पे उनके पास किरपान होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 उस चीज को इंश्योर करता है कि जो किरपान होती है उसको वियर करना या उसको कैरी करना, वो क्या होता है, इज इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख्स। तो जो सिख होते हैं वो अपनी किरपान को कैरी कर सकते हैं, वियर कर सकती हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेपन, तो वो कोई वेपन नहीं है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट इसके बारे में अलग से जिक्र किया हुआ है कि जो सिख होते हैं वो अपनी किरपान को होल्ड करके रख सकते हैं, वियर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये भी आर्टिकल 25 में दिया, और आर्टिकल 25 में क्या दिया, हिंदू इन दिस कंटेक्स्ट। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेफर टू सिख भी हिंदू आते हैं, जैन्स भी हिंदू आते हैं, और बुद्धिस्ट जो है वो भी हिंदू में ही हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 हमें क्या बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताता है कि यू हैव द राइट टू कंसाइज, यू हैव द राइट टू प्रोफेस, शेयर योर बिलीव्स, शेयर योर फेथ, प्रैक्टिस एनी रिलीजियस एक्टिविटी, प्रोपेगेट
कोई भी प्रचार करो अपने धर्म का, यू हैव द राइट टू डू सो। और क्या बात बताई जाती है कि जो सिख्स होते हैं, वियरिंग एंड कैरिंग द किरपान, वो उनके प्रोफेशन में इंक्लूडेड है। अगर हम हिंदू की बात कर रहे हैं तो हम सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी हिंदू में ही इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टिकल 26, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो अपने रिलीजन के जो अफेयर्स है उसको आप किस प्रकार से मैनेज करोगे, ये भी आपके पास है। ठीक है, ये देखा जाए तो ये किसका राइट है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का राइट है कि उसको कौन सा धर्म मानना है, किसका प्रचार करना है। ये जो राइट होता है ये किसको दिया जाता है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को और सेक्शन को, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या रिलीजियस सेक्शन को ये वाला राइट दिया जाता है। कौन सा राइट, राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। यानी ये कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको राइट दिया जाता है कि वो अपना एक अलग से इंस्टीट्यूशन तैयार कर ले और उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उनके नाम पर आ सकती है। आर्टिकल 25 जो धर्म की बात करता है वो बात करता है इंडिविजुअल पर्सन की, एक इंसान की, कि वो किस भगवान को माने, किस भगवान के बारे में बात करे, किस भगवान की जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करे, किस भगवान का प्रचार करे। आर्टिकल 26 बात करता है एक ग्रुप की, जो एक धार्मिक डिनोमिनेशन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कि वो अपना अलग से एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनके पास अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद से मैनेज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन कैसी डिनोमिनेशन होगी, वो बोलते हैं ऐसे लोग जिनकी सेम बिलीफ्स होंगे, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनकी सेम बिलीफ होगी, उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी और उस कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से डिस्टिंक्टिव नेम होगा। ठीक है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक अलग से नाम होगा, कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी जिसके सेम बिलीफ होंगे, सेम रिलीजियस बिलीफ होंगे, धार्मिक उनके जो बिलीफ्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलेंगे। और वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास आर्टिकल 26 के अंडर राइट है कि वो अपना खुद से एक अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसका कोई नाम रख सकते हैं और उनके पास अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि अगर आपको अपने रिलीजन की प्रमोशन करनी है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स दीजिए तभी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, वो लोगों का पैसा लेकर किसी भी एक धर्म का प्रचार नहीं करेगी। देखिए क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी भी एक रिलीजन का अगर प्रमोशन करना है, मैं किसी धर्म को मानती हूँ तो कोई मुझे कंपेल नहीं करेगा कि अगर आपको इस धर्म का प्रचार करना है तो आप टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार मेरे से टैक्स नहीं लेगी अगर मुझे मेरे धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो लोगों का पैसा लेकर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, यानी सरकार लोगों का पैसा लेकर किसी भी एक धार्मिक प्रचार पर या किसी भी एक धर्म के प्रचार पर वो पैसा नहीं लगाएगी। और
यहाँ पे जो टैक्स है दैट डज नॉट मीन फी। फीस आपके ऊपर लगाई जा सकती है। किसी जगह पर अगर आपको एंटर होना है तो हो सकता है आपसे फीस ली जाए। फीस लेने का क्या मतलब होता है? फीस लेने का मतलब होता है कि वो जो पैसा है वो उस एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, बट आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको टैक्स नहीं देना होगा उस चीज के प्रचार के लिए, आप टैक्सेशन से फ्री हैं। तो वो कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 27 इंश्योर करता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, किसी भी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए लोगों का पैसा नहीं लगाएगी, यानी गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड पब्लिक मनी को स्पेंड नहीं करेगी ऑन द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक धर्म के प्रचार के लिए वो लोगों का पब्लिक जो मनी है वो वेस्ट नहीं करेगी। सो टैक्स डज नॉट मीन फी, बट टैक्स यहाँ पर फीस नहीं है। फीस आपसे ली जा सकती है बट टैक्स आपसे नहीं लिया जा सकता। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सिख धर्म का प्रचार करना है तो सरकार मुझे ये नहीं बोलेगी कि आप इतना टैक्स दो तो प्रचार कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ कि मुझे फीस चार्ज करनी है क्योंकि जो मुझे फीस वहाँ से आएगी उससे मैं अपना डेवलपमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 27 के बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 28। सो आर्टिकल 27 जो था वो बताता था कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 28 में। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसमें के धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, ये बताया जाता है आर्टिकल 28 के द्वारा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, सभी स्कूल्स में अगर देखा जाए या इंस्टीट्यूशन में तो अलग अलग रिलीजन के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो अगर उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार होगा तो उससे क्या होगा, बाकी के जो आर्टिकल 25, 26, 27 है उसकी वायलेशन होने का खतरा है। तो आर्टिकल 28 क्या बताता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है किसी दूसरे धर्म के प्रचार में, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को क्विट कर सकता है। जैसे कि देखिए, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। एक इंस्टीट्यूशन होगा जिसको पूरा का पूरा पैसा सरकार लगा रही है, स्टेट पैसा लगा रही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो धर्म का प्रचार होगा, रिलीजियस प्रैक्टिस होगी, वो बिल्कुल ही बैन होगी, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशन में हर धर्म का बच्चा आएगा और आप वहाँ पर किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिस है कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिटेड है। दूसरा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिसको एडमिनिस्टर, ध्यान तो स्टेट रख रहा है, एडमिनिस्टर तो इस इंस्टीट्यूशन को स्टेट कर रहा है, ठीक है, बट उसको इस्टेब्लिश किसने किया है, बट इस्टेब्लिश्ड बाय किसी ट्रस्ट या इंडोमेंट ने, ठीक है। मान लीजिए किसी रिलीजियस इंडोमेंट ने या किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने उस इंस्टीट्यूशन को बनाया था, सरकार उसको सिर्फ एडमिनिस्टर कर रही है, स्टेट उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहा है, बट उस इंस्टीट्यूशन को बनाया किसने था, एक ट्रस्ट ने बनाया था, एक रिलीजियस बॉडी ने ही बनाया था। तो जिस ट्रस्ट ने, जिस रिलीजियस बॉडी ने उस इंस्टीट्यूशन को बनाया था तो उस रिलीजन का तो वहाँ पर प्रचार हो गई। तो यहाँ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो अलाउड होती है, परमिटेड होती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट मेंटेन करता है, जिसमें बहुत सारे धर्मों के बच्चे आते हैं, वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस कंप्लीटली बैन होती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि किसी ट्रस्ट और एंडोमेंट ने बनाए होते हैं, सिर्फ सरकार पैसा लगा रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड होती है।
तीसरी बात, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट के द्वारा, यानी स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, पहली बात। या ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको एडेड बाय स्टेट, जिनके ऊपर स्टेट पैसा लगाती है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर स्टेट पैसा लगाती है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है वो परमिटेड तो होती है, बट कैसे होती है? ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उस रिलीजियस प्रैक्टिस में जाना है या नहीं जाना। अगर बच्चा छोटा है, माइनर है, तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है। तो अगर तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉपरली स्टेट ही मैनेज कर रही है, वहाँ पर तो धर्म का प्रचार होगा ही नहीं, किसी भी धर्म का। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी ट्रस्ट ने बनाया, स्टेट केवल उसको एडमिनिस्टर कर रही है, तो वहाँ पर धर्म का प्रचार पूरी तरह से होगा, जिस भी ट्रस्ट ने बनाया उसके धर्म का। अगर कोई स्टेट है जिसको स्टेट के अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है, या स्टेट के द्वारा पैसा आ रहा है, एडेड है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में धर्म का प्रचार हो सकता है, बट वॉलंटरी बेसिस पर, यानी वहाँ पर बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस किस को उस धर्म के प्रचार में जाना है। ठीक है, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है। अगर उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा इस धार्मिक इंस्टीट्यूशन में या इस प्रैक्टिस में जाएगा, तभी वो स्टूडेंट वहाँ पर जा सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम को एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 25 बात करता है एक इंडिविजुअल इंसान की कि वो किस धर्म को मानेगा, किसको प्रोफेस करेगा, किसको प्रैक्टिस करेगा और किसका प्रचार करेगा, प्रोपेगेट करेगा। कृपांस की बात और हिंदू में सिख, जैन और बुद्धिस्ट कंक्लूड किए जाते हैं, वो भी कहाँ पर आते हैं? आर्टिकल 25 में आते हैं। आर्टिकल 26 में हम बात करते हैं जो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की, कि उनके पास राइट होता है कि वो अपने रिलीजियस मैटर को मेंटेन करें, उनसे डील करें। आर्टिकल 27 में हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने धर्म का प्रचार करना है तो आपको उसके लिए टैक्स देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आर्टिकल 28 में हम बात करते हैं कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में धर्म का प्रचार करना आप ऐसे ही नहीं कर सकते, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे और उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि धर्म का प्रचार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सो इसके साथ साथ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट सेकेंड फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो इसके अंडर हम दो राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 38। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 की। वहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू प्रिजर्व इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर क्या बात की जाती है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और जो 30 है वो बात करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, यानी माइनॉरिटीज़ के राइट्स की। अब कैसी माइनॉरिटीज़? लैंग्वेज के बेस पर जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो धर्म के बेस पर माइनॉरिटीज़ हैं। तो दोनों तरह की माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी। उनके जो कल्चर होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो आर्टिकल 29 है वो श्योरिटी देता है, वो इंश्योर करता है। यानी आर्टिकल 29 बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो गया, रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी कोने में जाकर वो बैठे हुए हैं, रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विद डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, जिनकी अलग से लैंग्वेज होगी, विद डिस्टिंक्टिव स्क्रिप्ट, विद कल्चर, हैज द राइट टू प्रिजर्व इट,
राइट टू प्रिजर्व इट। तो यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 29 बोलता है कि भारत में कोई भी सेक्शन सिटीजन्स का भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो, जिसकी एक अपनी अलग लैंग्वेज हो, अलग कल्चर हो, अलग स्क्रिप्ट हो, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने राइट को, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखें। उनके पास ये राइट है। तो देखा जाए तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात ही नहीं की गई। यहाँ पे कोई भी सेक्शन, तो वो सेक्शन मेजॉरिटी का भी हो सकता है और माइनॉरिटीज़ का भी हो सकता है। अगर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की ही बात की गई है। एनी सेक्शन बोला है ना, एनी सेक्शन तो हो सकता है, जैसे हिंदू मेजॉरिटी में है तो वहाँ पर हिंदू में ही कोई ऐसा सेक्शन हो, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी सेक्शन की बात की गई है। किसी भी सेक्शन में तो माइनॉरिटी भी आ सकती है और मेजॉरिटी भी आ सकती है। तो भारत में कोई भी सेक्शन किसी भी कोने में रह रहा हो, कोई भी उनकी लैंग्वेज हो, कोई भी कल्चर हो, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर और अपनी भाषा को बचा कर रखें। ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है आर्टिकल 29। दूसरी बात यहाँ पर एक ये बोली गई है कि नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट, नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 29 बोलता है कि भारत में रहने वाला कोई भी सेक्शन किसी भी कोने में रह रहा हो, वो अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके रखे। ये उसका हक है, ये उसका राइट है। भारत में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कभी भी मना नहीं करेगा एडमिशन देने से। किस ग्राउंड पर? रेस की, आप तो किसी और रेस से हो, आप तो किसी और कास्ट के हो, हम आपको एडमिशन नहीं करेंगे। आप तो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपकी तो लैंग्वेज कोई और है। तो इन सभी बेसिस पर ये 4 ग्राउंड्स हैं और इन चारों ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल डिनाई द एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। सो इन चारों के बेसिस पर कोई भी आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये भी कहाँ पर लिखा हुआ है? हमारे आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 बेसिकली क्या बोलता है कि भारत में कोई भी सेक्शन हो सिटीजन का, इंडिया में कहीं पर भी रह रहा हो, तो वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकता है और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको एडमिशन से मना नहीं करेगा 4 ग्राउंड्स के ऊपर, रेस, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। ये जो ग्राउंड्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको ये पूछ लिया और इसके साथ ऑप्शन आ जाएगा सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस या डिसेंट, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन गलत होगा। ये सिर्फ 4 ही ग्राउंड्स के ऊपर होता है, रेस, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 7 ग्राउंड्स के ऊपर था। इक्वालिटी और जो नो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 था वो 5 ग्राउंड्स के ऊपर था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इट्स इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनको आर्टिकल 30 राइट देता है कि वो अपने अलग से एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो बना सकते हैं, वो सेटअप कर सकते हैं। अब कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जा रहा है किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा, ठीक है,
किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जा रहा है तो स्टेट बिल्कुल भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ग्रांट देते वक्त। अगर जो गवर्नमेंट है उसको ग्रांट देनी होती है तो जितनी ग्रांट वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को देगी उतनी ही ग्रांट वो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को भी देगी। तो इसका मतलब स्टेट बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देते वक्त। अब 3 तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला होता है वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता भी प्राप्त हो और एडेड बाय स्टेट, यानी सरकार उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मान्यता भी प्राप्त यानी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सरकार से मान्यता भी प्राप्त हो और सरकार उसको पैसे भी देती हो। दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है वो इंस्टीट्यूशन जिसको मान्यता तो प्राप्त हो बट नॉट एडेड बाय स्टेट, बट सरकार उसके पास उसके ऊपर कोई पैसा ना लगाती हो। ठीक है, तो 2 तरह के रिलीजियस 3 तरह के बेसिकली माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन आता है वो इंस्टीट्यूशन जिसको कि स्टेट से मान्यता प्राप्त हो और स्टेट उसके ऊपर पैसा भी लगा रही हो, और दूसरा होता है कि मान्यता प्राप्त हो बट स्टेट उसके ऊपर कोई पैसा ना लगा रही हो, एडेड ना हो। तो ऐसे जो दोनों इंस्टीट्यूशंस होंगे इनको कंप्लीटली रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, यानी स्टेट ही डिसाइड करेगी कि इसमें कैसा टीचिंग स्टाफ होगा, कौन कौन से यहाँ पर एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, कौन सा सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सैनिटेशन किस प्रकार से होगा, एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से देना है, एक्सेट्रा। सो ये सभी चीज़ें जो भी रेगुलेट करना है इन दोनों इंस्टीट्यूट में वो स्टेट ही करेगी। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो कि मान्यता प्राप्त है स्टेट से और स्टेट उसके ऊपर पैसा लगा रही है, दूसरा ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसको मान्यता प्राप्त है स्टेट से पर स्टेट उसके ऊपर पैसा नहीं लगा रही, तो ऐसे दोनों इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट ही क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। इनमें कैसा सिलेबस आएगा, कैसे स्टूडेंट्स आएंगे, कैसे टीचर्स आएंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट होगी, कैसा सैनिटेशन होगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगी। तीसरे इंस्टीट्यूशंस ऐसे आते हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो तो नाइदर रिकॉग्नाइज्ड, ना तो उनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो, नॉर एडेड बाय स्टेट, और ना ही स्टेट ने उसके ऊपर कोई पैसा लगाया हो। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको ना ही तो सरकार ने पैसा लगाया हो और ना ही रिकॉग्नाइज्ड हो, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी रेगुलेशन खुद से ही करेंगे। इनके पास कैसा बोर्ड होगा, कैसे सिलेबस होगा, कैसे टीचर्स होंगे, क्या एम्प्लॉयमेंट होगी, ये सब कुछ खुद ही मैनेज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है जो सेंटर के जो लॉज चलते हैं, जैसे टैक्स लॉ हो गया, ऑर्डिनरी लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो लॉज होते हैं बेसिक वाले, लेबर लॉज हो गए, है ना, जैसे लेबर लॉज बेसिकली मिनिमम वेजेस हो गए कि इतने मिनिमम वेजेस तो हर एक भारतीय को, हर एक नागरिक को मिलेंगे। तो अगर चाहे वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पर कोई लेबर काम कर रही है तो वो माइनॉरिटी ऐसा तो करेगी नहीं कि उस लेबर के साथ कुछ गलत करेगी, तो उसको तो मिनिमम वेजेस मिलेंगे। तो ऐसे जो सेंटर के लॉज है वो तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पूरे भारतवर्ष में ही एप्लीकेबल होते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो ये लॉज तो सभी जगह पर एप्लीकेबल होंगे, ये नहीं कहीं पर भी जाएंगे। पर जो बेसिक रेगुलेशन है, ये जो चीज़ें हैं, स्टाफ चूज़ करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिलेबस, सैनिटेशन, ये इन दोनों में तो स्टेट अगर चूज कर रही थी ना, स्टेट रेगुलेट कर रही थी। बट ऐसा माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन जो ना तो सरकार से पैसा ले रहा है ना ही मान्यता प्राप्त है, तो वो तो सब कुछ अपना खुद से ही चूज करेगी। तो ये जो राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटी को अपने इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने के लिए, बनाने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस स्टेज पे रखा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनॉरिटी इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकती, ठीक है।
ये सिर्फ इसलिए रखा गया कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएं और मेजॉरिटी के इक्वल आ जाएं। मेजॉरिटी से ऊपर नहीं इनको लेकर जाया जा रहा, इनको ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन नहीं दी जा रही, इनको सिर्फ क्या किया जा रहा है, मेजॉरिटी के इक्वल लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। आई नो दिस इज़ द 4th पार्ट और इसके बाद 5th आएगा। सो बहुत सारे पार्ट्स आ गए फंडामेंटल राइट में, बट दिस इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।